हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट मेंटर। अगर आप नीट पीजी में इस बार प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रैंक वाइज 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है और उस 4 कैटेगरी के लिए क्या बजट रहेगा अपर क्लिनिकल के लिए या लोअर क्लिनिकल के लिए। जब आप नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं तो आपको बजट कितना चला जाता है और किस तरह की कॉलेजेज मिलती है, और एक एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो किस तरह का बेनिफिट आपको होता है बजट में और कॉलेजेज में। तो ये टोटल डिस्कशन इस वीडियो में मैं करूँगा। और जो टॉपिक हैं आज जो डिस्कस करने हैं कि हाउ मच एक्सपेंस यू कुड एंकर ऑन पीजी एजुकेशन। अगर पीजी की एजुकेशन में आप जाते हैं तो कितना आपका बजट रहेगा किस रैंक पे, और आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे नीट के जो फाइनल रैंक आएगा रिजल्ट आने के बाद जो रैंक आएगा उसके बेसिस पे ही आपका टोटल बजट डिपेंड करेगा। तो जो रैंक होगा उसी के बेसिस पे आपका सारा बजट डिपेंड करेगा। ध्यान में ये रखने की बात है कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं एंड हाउ मच शुड बी इन हैंड फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको 2 लाख डिपॉजिट करना होता है, और दूसरे ओपन स्टेट के काउंसलिंग के लिए भी अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सबके अलग अलग नियम हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबको ध्यान में रखते हुए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करना होता है वो आपको काउंसलिंग के बाद ही, और उसमें जब आप डिपॉजिट करते हैं उस दिन से लेकर लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं, तो आप उसको अलग से लेकर के चलना होगा। अगर आपने 6-7 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट में डाल दिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काउंसलिंग में, तो आपको उस अमाउंट को लेकर के चलना होगा कि वो अमाउंट आप ट्यूशन फ़ी फर्स्ट अमाउंट जो पे कर रहे हैं उसमें नहीं पे कर पाएंगे। नेक्स्ट जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर में लगेगा इंस्टॉलमेंट, वो उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। और क्या क्या फैक्टर होते हैं जिसको माइंड में रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, एक्सपर्ट काउंसलिंग का क्या बेनिफिट होता है, और क्या ये रियली वाइज डिसीजन होता है जब आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जाते हैं पीजी एजुकेशन के लिए, जो कि 1 CR और 1.5 CR 75 लाख 3 इयर्स के लिए होता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल चार्ज और जो स्टाइपेंड अमाउंट भी आता है। तो इसके लिए क्या एक नॉर्मल काउंसलिंग करके आपको चला जाना चाहिए, कोई भी कॉलेज जो मिल गया उसमें खुश हो जाना चाहिए, या एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए किस तरह से काउंसलिंग में आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बिहाफ पे आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अच्छी पढ़ाई हो और उनका आगे कैरियर अच्छा रहे। फिर हम बात करेंगे नीट रैंक वर्सेस फ़ी बजट की। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मेन चीज़ वीडियो में जो मिलना है वो जो मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा उसमें समय लगेगा। पहले बैकग्राउंड देना ज़रूरी है कि किन किन फैक्टर पे आपका ट्यूशन फ़ी डिपेंड करता है। पहली बात होती है कि डोमिसाइल स्टेट, आप किस डोमिसाइल स्टेट से आते हैं। जैसे अगर आप आते हैं तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से, तो वहाँ पे ए कैटेगरी की सीट हैं जिनकी फ़ी कम है डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। बी कैटेगरी की सीट है, अब सी कैटेगरी की भी सीट है। अगर आप आते हैं यूपी से तो वहाँ पे कोई अलग फ़ी स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन स्टूडेंट्स और डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए सेम ही चीज़ें हैं। तो ये डोमिसाइल स्टेट भी मायने रखता है। तेलंगाना स्टेट के डोमिसाइल का फ़ी 3 से 4 लाख के बीच में है। नंबर ऑफ़ सीट्स, टोटल पीजी में कितने नंबर ऑफ़ सीट हैं इस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि कितने प्राइवेट कॉलेजेज हैं और उसमें कितने सीटें बढ़ी हैं। इसके बेसिस पे आपका जो कितना बजट लगेगा और कितना निगोशिएशन होता है वो डिपेंड करता है। तो इसकी भी चर्चा मैं इसमें करूंगा कि कितने सीटें बढ़ी हैं। और काउंसलिंग अप्रोच जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप काउंसलिंग कैसे ही डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किन किन स्टेट के लिए जा रहे हैं, कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है। एक सिंपल सी फार्मूला है कि अगर आपका इफ़ योर नीट स्कोर इज लो देन योर बजट विल बी हाई, एंड वाइस वर्सा इफ़ योर नीट स्कोर इज हाई देन योर बजट विल बी लो। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कितने काउंसलिंग ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। अगर कोई भी नीट को पीजी क्वालिफाई करते हैं तो उनके पास कितने काउंसलिंग ऑप्शंस रहते हैं। पहली ऑप्शन रहती है उनकी ऑल इंडिया कोटा की, जो कि फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा रिजल्ट आने के बाद। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा एमसीसी के साइड पे ऑल इंडिया कोटा रजिस्ट्रेशन के लिए, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और इन सभी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो एक ऑल इंडिया कोटा का ऑप्शन हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करती हैं या जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है वो डोमिसाइल स्टेट आपका हो गया, वहाँ से आप उसके स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। तो वो ऑप्शन हो गई। फिर अराउंड 12 ओपन स्टेट्स हैं
तो वो सारे स्टेट्स में जा कर के आप उनके वेबसाइट पे जो वहाँ की काउंसलिंग अथॉरिटी है वो काउंसलिंग कराती है उनके गवर्नमेंट सीट्स के लिए और प्राइवेट सीट्स के लिए। लेकिन अगर आप किसी सीट से बिलोंग करते हैं और आप ओपन स्टेट के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन स्टेट के गवर्नमेंट सीट के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि उनके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में और प्राइवेट में एक सीट ले सकते हैं। और यहीं पे हमारा काउंसलिंग अप्रोच मायने रखता है कि कैसे आप उसमें बढ़ रहे हैं। बहुत सारी ओपन स्टेट होंगी जहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगी, जैसे यूपी में 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कर्नाटका में सिक्योरिटी डिपॉजिट है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन फ़ी है और वो भी मिनिमल है। एनबी डिप्लोमा की काउंसलिंग होगी जो कि अलग से होगी इस बार, और एक नया कोर्स है उसमें डिप्लोमा की कोर्स ज़रूर है लेकिन सारे क्लिनिकल ब्रांचेज हैं, ये ध्यान में रखने की बात है। अंत में आपकी काउंसलिंग आएगी सीपीएस और एफसीपीएस के। जिनके बजट नहीं है उनको ये भी ध्यान में रखना होगा कि सीपीएस और एफसीपीएस भी उनके लिए एक ऑप्शन है। डीएनबी की काउंसलिंग होती इस बार, एमसीसी डीएनबी की काउंसलिंग भी कराएगी तो उसका भी एक कट ऑफ पे असर दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। काउंसलिंग जब आप करते हैं, एमबीबीएस की काउंसलिंग करके आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है तो आपको पता है कि एमबीबीएस की काउंसलिंग कैसी होती है। लेकिन यहाँ पे पीजी में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा की कोर्सेज होते हैं, एनबी डिप्लोमा का आ गया, डीएनबी की कोर्सेज होते हैं, सीपीएस एफसीपीएस की होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ओपन, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और जब आप एक डिसीजन लेके चलते हैं कि 75 लाख से लेकर के 1 CR तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पीजी एजुकेशन के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक एक्सपर्ट काउंसलिंग करें। एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि नीट रैंक के किस नीट रैंक में कितना आपका फ़ी का बजट होने वाला है। तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है और वो कैटेगरी डिवाइड किया है रैंक के बेसिस पे। मार्क्स के बेसिस पे डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्क्स आपके बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन रैंकिंग आपकी मोर और लेस सेम ही रहती है। जैसे आप जीटी देते हैं तो जिस समय पेपर इजी रहता है आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, आपको लगता है कि मार्क्स मेरा इस बार अच्छा आया, लेकिन रैंक सेम ही, मोर और लेस सेम ही रहती है। अगर आपके रैंक आ रहे हैं 7 से 8 हज़ार तो वही रेंज में आपका रैंक रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स की मेरिट मोर और लेस सेम ही रहती है। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया तो आपका स्कोर कम आएगा लेकिन रैंक फिर भी सेम रहेगी। तो इसको 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 2000 से 15,000 तक के रैंक के बच्चों को रखा गया है। 2000 से 15 नहीं, 2000 से 10,000, ये मेरा मिस्टेक है, इसमें 2000 से 10,000 तक के बच्चों को रखा गया है, जिसमें एक अगर नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेज या डीम्ड कॉलेजेज आपके पसंद की ब्रांच मिल जाएगी। और अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंस यही होगा कि आपको फ़ी में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और डीएनबी हॉस्पिटल मिलेगी जिसमें फ़ी फिक्स होता है। तो फ़ी के मायने से कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा एक्सपर्ट काउंसलिंग में। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मिलेगा कि आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या बेस्ट डीएनबी हॉस्पिटल्स जो आप नॉर्मली काउंसलिंग करके, बिना स्ट्रेटेजी के साथ काउंसलिंग करके, बिना फुल इन्फॉर्मेशन के साथ काउंसलिंग करके प्राप्त करेंगे, उससे बहुत ही अच्छा आपको कॉलेज और डीएनबी हॉस्पिटल मिलने की संभावना इसमें रहती है, जिसमें पार्टिकुलर ब्रांच के लिए हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी और सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आपको चॉइस फिलिंग और सारी डिटेल्स बताई जाती है और आगे काउंसलिंग में उसी तरह से प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 के बच्चों को वो एडवांटेज होगा कि आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलेगा जिसमें क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करके आप आगे में अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। कैटेगरी 2 के कैंडिडेट्स वो हैं जिनका रैंक 10,000 से लेकर 25,000 है। इस कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिनका प्रिपरेशन अच्छा रहता है, किसी वजह से आपका उस दिन कैसा आपका दिन रहा, पेपर के दिन, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही लेकिन एग्जामिनेशन के दिन कुछ हुआ और थोड़े से मार्क्स कम गए, आपका रैंक नीचे गिर गया, 10 से 25,000 के बीच में आ गया, तो आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज फिर भी मिलता है आपको, लोअर बजट के लोअर क्लिनिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपर क्लिनिकल भी मिल जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अपर क्लिनिकल लेने की और आपका रैंक है 10,000 से 25,000 तक, तो आपको नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू 12 लाख से लेकर के 35 लाख तक लग सकते हैं। अगर आपको सारे डिटेल्स आपको पता नहीं है, सारे कॉलेजेस के बारे में जानकारी नहीं, सारी फ़ी स्ट्रक्चर नहीं पता है और रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है, तो इस रेंज में जाकर के आपको अपर क्लिनिकल का सीट मिलेगा और 12 लाख से लेकर के 20 लाख तक में आपको लोअर क्लिनिकल सीट मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन एक एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं
वीडियो के अंत में बताऊंगा कि एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप किसी से पेड काउंसलिंग गाइडेंस ही लें, उसका मतलब कुछ और होता है। मैं बताऊंगा जब भी चारों कैटेगरी का डिटेल्स में दे दूँ। तो जब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपका 12 लाख से लेकर के 25 लाख तक में, मतलब यू आर सेविंग 10 लाख पर ईयर एज ए फ़ी, और आपको कॉलेजेस भी अच्छे मिलते हैं। उसी तरह से लोअर क्लिनिकल में भी आप तकरीबन 5 से 7 लाख आप सेव कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोअर क्लिनिकल का जो फ़ी है बहुत ही कम है। अगर वो पता नहीं हो तो सीधे आप डीम्ड में जाएंगे, डीम्ड में जो मिनिमम फ़ी का रहेगा उस तरह से चूज कर लेंगे। तो उससे अच्छी ऐसा नहीं है कि डीम्ड जो कॉलेजेज होती हैं वो अच्छी ही होती हैं। बहुत सारे डीम्ड से जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेज हैं, बहुत सारे डीम्ड से अच्छी कॉलेजेज हैं। अब कैटेगरी 3 में आते हैं जिनका रैंक 25,000 से लेकर के 60,000 तक है। इस रेंज में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिनको अच्छे रैंक नहीं मिल पाते हैं। तो उनका इक्वेशन क्या है, अगर वो चाहते हैं कि अपर क्लिनिकल तो उनको प्राइवेट ही मिलना है, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, अपर क्लिनिकल में उनको एसटी कैटेगरी में है तो उनको अपर क्लिनिकल में फिर भी गवर्नमेंट का चांस बनता है। लेकिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ही मिलेगी। अपर क्लिनिकल में उनका जो बजट ऐसे नॉर्मली जाएगा 25 लाख से लेकर के 45 लाख। ये जो मैं बजट दे रहा हूँ पर ईयर में है, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका रैंक इतने के बीच आने वाला है। लास्ट टाइम इतना रैंक आया था, इस टाइम मेरा इंप्रूवमेंट इतना है, इस रैंक में आ सकते हैं, तो इतना बजट मुझे लगेगा। और जब एक एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो उसमें आपको लगभग 10 लाख का सेविंग होती हुई दिखेगा पर ईयर, जो 30 लाख है। अगर आप 30 लाख बचा पा रहे हैं और कॉलेज की क्वालिटी भी सेम ही मिल रही है या बेटर क्वालिटी के कॉलेजेज मिल रहे हैं, और उसके लिए आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो देखिए कितना फ़ायदे का सौदा है। अगर लोअर क्लिनिकल के लिए जाते हैं 16 लाख से लेकर 30 लाख तक का आपका कॉलेज मिलेगा पर ईयर। और अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे फ़ी फिर भी बहुत कम होती है, और वहाँ पे सीट ग्रैब कर सकते हैं आप अच्छे काउंसलिंग करके, एक्सपर्ट काउंसलिंग करके। थोड़ा ये स्ट्रेटजी होता है कि फ़र्स्ट राउंड में मिलेगा, पेशेंस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, किस स्टेट के लिए फ़र्स्ट राउंड में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लेना, किस स्टेट के लिए लास्ट राउंड तक जाना चाहिए, मॉपअप तक जाना चाहिए। स्टेट टू स्टेट ये चीज़ें वेरी करती है। हर एक स्टेट का अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशन है, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पे उसका काउंसलिंग डिपेंड करता है। आप लास्ट फ्यू ईयर्स के काउंसलिंग को समझ करके भी वो चीज़ पता लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेंड हर एक बार का अलग अलग होता है। लास्ट ईयर का ट्रेंड रिपीट करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 10 लाख का ऑन एवरेज आपको बेनिफिट होते हुए दिखेगा। अगर चलते हैं कैटेगरी 4 जो लास्ट है 60,000 से लेकर के जस्ट क्वालिफाइड तक, तो ये वैसे कैंडिडेट्स हैं कि जो क्वालिफाई नहीं भी कर रहे थे, इस बार बहुत मेहनत की और क्वालिफाई कर गए। अब उनको सीट लेना ही लेना है। उनके लिए एक प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि वो नर्वस रहते हैं कि सीट मिस ना हो जाए, तो वो बजट तो उनका ठीक रहता है फिर भी वो गलती कर जाते हैं। कुछ लोग उनको बहकावे में लेकर के उनका मिसयूज करते हैं कि आपको इतना देना पड़ेगा तभी इतना फ़ी पे करना होगा तभी सीट मिलेगा। तो इनका जो नॉर्मल आप देखेंगे फ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी का 65 लाख तक है, DY पाटिल मुंबई का। तो 35 से लेकर के 65 तक आपका लग सकता है। 35 का कहाँ मिलेगा वो भी आपके डोमिसाइल स्टेट पे डिपेंड करता है। और अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो अपर क्लिनिकल ब्रांचेज आपको 30 से लेकर 50 लाख तक मिल जाएगी, और मिलती है। हम लोगों ने काउंसलिंग करके दिलाया भी है, इससे कम में भी दिलाया है। अगर लोअर क्लिनिकल की बात करें तो 20 to 40 लाख पर ईयर लग सकती है आपको नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू। वही अगर आप एक अच्छा काउंसलिंग करें तो 20 लाख पर ईयर में भी जस्ट क्वालिफाइड को लास्ट ईयर ही सीट मिली थी एनेस्थीसिया ब्रांच की, और वो 1 मार्क्स से बस बच गया था कैंडिडेट। अगर 1 मार्क्स कम आता तो क्वालिफाई हो भी नहीं पाते। तो बेस्ड ऑन आवर रियल फिगर्स, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस इन पास्ट फ्यू ईयर्स, ये डेटा तैयार किया गया है कि इतना तक जाता है बजट अगर इतना रैंक हो तो। इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है ऐसा भी कि जो अपर क्लिनिकल का मैंने बताया जो लोएस्ट रेंज उससे भी कम में मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका रैंक एग्जैक्टली कितना है। कहीं कहीं कुछ सीट ऐसी होती है जिसका फ़ी कम है और कुछ रैंक से ही आप मिस कर जाते हैं, तो एक एवरेज आइडिया है। अब चलते हैं कि एक्सपर्ट काउंसलिंग का मीनिंग क्या है।
एक्सपर्ट काउंसलिंग का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप किसी काउंसलर से जाकर के पेड गाइडेंस लें और उनको पैसे पे करें और वो जैसे कहते हैं उसे चलें, ऐसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को समझें। ऑल इंडिया कोटा का कैसे काउंसलिंग होता है, डीम्ड का काउंसलिंग कैसे होता है, डीएनबी का काउंसलिंग कैसे होता है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, किस राउंड में आप सीटें लेके छोड़ सकते हैं, किस राउंड में आपको सीटें लेके रखनी पड़ेगी। अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग कर रहे हैं, ओपन स्टेट का भी कर रहे हैं, ऑल इंडिया का भी कर रहे हैं, डीएनबी का भी कर रहे हैं, एनवी डिप्लोमा का भी कर रहे हैं, तो आपको मल्टीपल जगह अगर सीट अलॉट होती है तो आपको किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए ताकि आपका जो मोस्ट फेवरेबल सीट होगा उसको आप ले और दूसरे को छोड़ दें। ऐसा नहीं कि आप सीट सही भी जगह लेते जाएं और कभी भी छोड़ सकते हैं। इसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका जा सकता है जो 2 लाख रुपये का रहता है, तो काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ता है और कभी कभी आप काउंसलिंग से बाहर भी हो जाते हैं अगर रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये रूल पता होना चाहिए। डीएनबी काउंसलिंग का लास्ट फ्यू ईयर्स का क्या ट्रेंड रहा है, क्या कट ऑफ रहा है, डीम्ड का क्या कट ऑफ गया है, कौन सी कॉलेजेस कैसी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओपन स्टेट में कौन सी स्टेट में आपको काउंसलिंग करना है, कहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट है और उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को जमा करने से क्या रियली में फ़ायदा हो रहा है, अगर नहीं तो उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको जगह पे फंसाना भी सही डिसीजन नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर डिटेल्ड नॉलेज हो काउंसलिंग की, लास्ट फ्यू ईयर्स के कट ऑफ और ट्रेंड्स के बारे में जानकारी हो, तो आप भी एक एक्सपर्ट काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये चीज़ें करना इतना आसान होता नहीं है, इसलिए आप एक बार 2 बार करके सीखते हैं। अगर पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं तो चांसेज होती है कि आप बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाए और आपको बाद में पता चले कि मेरे ही रैंक के किसी कैंडिडेट को अच्छा एक कॉलेज मिल गया और कम बजट में मिल गया, लेकिन मुझे उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ा और कॉलेज भी उतनी कोई ढंग की है नहीं। तो ये बाद में रिपेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको पढ़ाई करनी ही करनी होगी और समय रहते हुए सही चीज़ करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एक बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट के लिए, पीजी एजुकेशन के लिए, लाइक 1 CR और रेडियो डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, डर्मेटोलॉजी के लिए जाते हैं, तो 1.5 तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि एक अच्छे काउंसलर या खुद ही करें, नहीं तो जिस पे आपको भरोसा है, या हमारे पास भी नीट मेंटर के पास भी काउंसलिंग के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको भरोसा है वहाँ पे जा सकते हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और जो भी कॉलेज मिले तो वो एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट हो और जब स्टूडेंट्स जा कर के पढ़ें कॉलेज में तो उनको कभी ये रिपेंट नहीं करना पड़े कि गलत डिसीजन ले लिया, इस कॉलेज में नहीं लेना था, पैसा भी फंस गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिटर्न होते हैं उसके लिए बहुत समय लग जाता है। जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं उसके बाद काउंसलिंग होने में 3 महीने के आसपास लग जाती है, उसके बाद 3 महीने और लेकर चले तो लगभग 6 महीने लग जाते हैं उसको रिटर्न होने में। कभी ऐसा नहीं सोचें कि आपने यहाँ पे 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया है, काउंसलिंग हो जाएगा, आपका रिफ़ंड भी हो जाएगा, उस अमाउंट को लेकर के आप ट्यूशन फ़ी भी पेमेंट कर देंगे, ऐसा कभी ना सोचें। उसके लिए एक अलग बकेट रखना होगा। तो अब आते हैं पेड गाइडेंस सर्विसेज दैट नीट मेंटर इज़ प्रोवाइडिंग। अगर आप अभी अवेल करते हैं तो 20% का डिस्काउंट होगा हमारे बेसिक पेड काउंसलिंग गाइडेंस पे, और इसमें सारे जो काउंसलिंग प्रोसेस हैं, सारे कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग प्रोसेस हैं, नीट पीजी के थ्रू जहाँ जहाँ एडमिशन होता है सभी के लिए आप अप्लीकेबल होंगे। अगर किसी वजह से आपका बजट कम गया और किसी कारण से आपको सीट नहीं मिली तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये सर्विस कंटिन्यू रहेगी, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा। इसमें आपको ईयर वेस्ट हो जाएगा, सीट नहीं मिलेगी रिस्क लेने के बाद भी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हम एनालाइज करके बता देंगे आपको कि सीट मिल जाएगी, आपका जो बजट है उसमें जो रैंक है उसमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या क्या चांसेज है मिलने के। अगर हमने बोल दिया कि मिल जाएगा तो सीट मिल ही जाएगा, इसलिए आपको रिस्क नहीं होता है ईयर वेस्ट होने का। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे कि देयर इज़ नो वे टू गेट एडमिशन विदाउट क्वालिफाइंग नीट पीजी 2021 एग्ज़ाम से। अगर आपने नीट पीजी 2021 का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो आपको बिना देर किए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहिए। किसी फ्रॉड कॉल के चक्कर में नहीं फंसना है। बी अवेयर ऑफ ऑल द फ्रॉड कॉल्स कि आपको कहीं पे एडमिशन करा दे बिना नीट पीजी के क्वालिफाइंग स्कोर रहे हुए। अगर कट ऑफ रिवीजन होता है तो वो सही है, उसमें चांस बनती है। लास्ट टाइम कट ऑफ रिवीजन हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट को चांस मिला था और उन्होंने एडमिशन लिया और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है,
अगर कोई ऐसा फ्रॉड कॉल करे, क्योंकि आपके नंबर जब जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो किसी न किसी वजह से, किसी माध्यम से वो शेयर हो जाते हैं और उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो उस नंबर का मिसयूज करना चाहते हैं। नीट मेंटर की तरफ से कभी अभी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं जाती है। अगर आपने कभी कॉन्टैक्ट किया है तभी हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट आता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देने के लिए हम आपको कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बिना जाने कॉल नहीं करता है कभी नीट मेंटर। कोई एडमिशन नहीं होती है विदाउट काउंसलिंग प्रोसेस। कोई अगर बोलता है कि काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करें, काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही एडमिशन होता है। काउंसलिंग प्रोसेस का ट्रिक्स एंड टिप्स समझना होता है, सारी जानकारी रखनी होती है। बिफोर रजिस्ट्रेशन कीप सिक्योरिटी डिपॉजिट इन माइंड। अगर आप किसी स्टेट के लिए ओपन स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उसका क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या कब सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा, वो सारी चीज़ पढ़ लें। अगर नहीं समझ में आता है देन वी आर रेडी टू हेल्प यू। तो यही था इस वीडियो में। मैं समझता हूँ कि ये जो जितना समय आपका लगा वो समय आपका बेकार नहीं गया होगा। आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर लाभ लिया होगा। और बस यही what we expect all of you from all of you, that you get a good score, and then we will take care of rest of the counseling process so that you get your dream branch in your budget. So thanks for watching and have a great day.